हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। मैं वीरेंद्र टेलर बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर पर आज की इस क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आपका वेलकम करता हूं। बच्चों आज हम ये जो क्लास अपना कंटिन्यू चल रहा है 10th का फिजिक्स का क्लास, उसमें चैप्टर नंबर जो 10 है उसका लेक्चर नंबर सेकंड में आगे से करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों मैंने जो मिरर्स थे, स्फेरिकल मिरर्स थे, उनको डिफाइन कर दिया था। आज हम बच्चों उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स का डेफिनेशंस देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशंस देखते, बाद में देखते देखो आज कितना हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अपर्चर की। तो चलो पहले हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों। और ये अपने पास क्या है, मिरर है। और ये कैसा मिरर है बच्चों आपके पास में, कॉनकेव मिरर है। इस साइड बच्चों में सेकंड मिरर बना देता हूं कॉन्वेक्स, क्योंकि डेफिनेशन टर्म्स दोनों में हम एक साथ साथ देखेंगे। ये दोनों में साथ साथ देखने वाले। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, ये लाइन बाद में बनाएंगे ताकि समझाते हुए, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसका डेफिनेशन की बात हो रहा है, अपर्चर का डेफिनेशन की बात हो रहा है। फर्स्ट डेफिनेशन किसका है, अपर्चर का है भाई आपके पास में। अपर्चर क्या होता है देखिए आप, तो ये एक शेप अपने पास में एम एम डैश एम और एम डैश। मैंने आपको जब डेफिनेशन बताया था, किसका डेफिनेशन बच्चों, स्फेरिकल मिरर का, तो मैंने कहा था स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन जब बताया था तो मैंने कहा था कि हम इस पार्ट को क्या कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं भाई। ऐसे इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। पूरा होलो स्फेयर था, ये कंप्लीट अंदर क्या था बच्चों, होलो स्फेयर था, और ग्लास का होलो स्फेयर बना हुआ था। इस होलो स्फेयर को यदि आप कट कर देते हैं तो एक शेप आपके पास तैयार हो जाती है, ये वाली शेप। और ये वाली जो शेप है बच्चों, ये एक आपको आर्क का शेप दिखाई दे रहा है। इस आर्क की शेप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। यानी ये कंप्लीट ये जो पार्ट होता है, ये कंप्लीट जो पार्ट होता है, ये कंप्लीट जो साइज होता है, किसका साइज है बच्चों, स्फेरिकल मिरर का। और ये किसकी साइज है बच्चों, एक तरीके से अपने पास में आर्क की साइज है, आर्क की शेप है। इस आर्क की शेप को यानी इस कंप्लीट पार्ट को एम से लेकर एम डैश तक के, एम से लेकर बच्चों एम डैश तक के पार्ट को, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपर्चर बोलते हैं। तो ये बच्चों एम एम डैश जो वाला पार्ट है, ये एम से एम डैश वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम अपर्चर बोलते हैं। यानी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखना चाहिए, पॉइंट्स में लिख लेंगे, इट इज द शेप ऑफ आर्क शेप। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट जो साइज है, किसका साइज था बच्चों, ये एक कट पार्ट है, होलो स्फीयर का ये कट पार्ट का जो पूरा साइज होता है, इस पूरे साइज को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपर्चर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट है अपने पास अपर्चर। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों पोल की। सेकंड डेफिनेशन हम बात करते हैं पोल की, बात करते हैं। देखिए बच्चों पोल क्या होता है, और पोल को समझने से पहले कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मीन आप ग्राफ में कौन से एक्सिस को क्या मानते हैं। देखो बच्चों ये आप प्लस एक्स एक्सिस मानते हैं, ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है। आपसे मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 5 है, और ये जो 5 डिस्टेंस है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो बच्चों ये 5 है, तो 5 कहां से स्टार्ट करोगे बच्चों, आप 0 से स्टार्ट करोगे, नहीं करोगे। और 0 के लिए आपको वहां का ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए। तो ग्राफ में बच्चों आप ओरिजिन पॉइंट क्या मानते हैं, ये वाला ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। और इस ओरिजिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप कितने मानते हैं, 0 0 मानते हैं। यानी जितने भी डिस्टेंसेस कैलकुलेट आप करते हैं ग्राफ में, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं, उसका ओरिजिन पॉइंट, उसका इनिशियल पॉइंट आप कहां से मेजर करते हैं, इस ओ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। और ये मेनली कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, सभी जगह से मिड पॉइंट मानते हैं।
सभी जगह से मेनली क्या मानते हैं, आप इसको मिड पॉइंट मानते हैं। तो जिस प्रकार ग्राफ में डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप मिड पॉइंट या ओरिजिन का यूज करते हैं, वैसे ही बच्चों हम स्फेरिकल मिरर में भी एक ऐसा पॉइंट मानते हैं जहां से सारे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो वहां से, चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस हो। जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं उसके लिए बच्चों हमें एक मिड पॉइंट को, एक ओरिजिन पॉइंट को मानना पड़ता है। उस ओरिजिन पॉइंट या मिड पॉइंट को हम बच्चों पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोल। यानी इस अपर्चर का मतलब इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो ये मिड पॉइंट होता है, ये मान लेता हूं मिड पॉइंट, ये यहां मान लेता हूं मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इस मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? पोल कहते हैं, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पोल क्या होता है? इस स्फेरिकल मिरर का क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट होता है, और जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती है वो हम पोल से ही मेजर करते हैं। आपको यदि रेडियस भी मेजर करना है तो बच्चों हम पोल को ही क्या मानेंगे? ओरिजिन मानेंगे। तो जैसे ग्राफ में ओरिजिन O होता है, वैसे ही स्फेरिकल मिरर में हमारे पास ओरिजिन कौन होता है बच्चों? पोल होता है। सारी डिस्टेंसेस हम पोल से ही क्या करते हैं बच्चों? मेजर करते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है बात में? ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर की। हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को बच्चों हम यहाँ कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसको भी हम डायग्राम के बेसिस पर समझते हैं। पहले समझते हैं भाई, और समझने के बाद हम क्या करते हैं? ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। समझने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं? यहाँ पर उसको बताते भी है कि किस तरीके से कौन सा कौन सी। देखो बच्चों, ये एक होलो स्फेयर है, ग्लास का होलो स्फेयर है। ये होलो स्फेयर है ग्लास का, ठीक है। और आप इसी को क्या करते थे? मिड में से कट करते थे, ऐसे मिड में से कट करते थे। लेकिन बच्चों ये यदि पहले होलो स्फेयर था, कट नहीं किया था, तो इसका कोई ना कोई सेंटर था। सेंटर इसका जस्ट मिड पॉइंट रहेगा। अब आपने कट कर दिया, आप अपने यहां से कट कर दिया, आप एक पार्ट को पॉलिश कर देते थे और एक पार्ट को आप रिफ्लेक्टेड सरफेस रखते थे, तभी स्फेरिकल मिरर तैयार होता था। ऐसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया है। तो बच्चों ये जो सेंटर था, एग्जैक्टली सेंटर किसका है? होलो स्फेयर का सेंटर है। और यही सेंटर जो होता है बच्चों, यही सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का भी बताया जाता है। इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर भी बच्चों जो होलो स्फेयर का सेंटर होता है उसी को बताया जाता है। और उसी सेंटर को, मतलब इसी सेंटर को बच्चों हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस सेंटर को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी इस स्फेरिकल मिरर के लिए यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही पॉइंट होता है या वही सेंटर होता है जो कि उस होलो स्फेयर का था, जिसको जिसको हमने कट करके क्या बनाया है? स्फेरिकल मिरर बनाया है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर उस होलो स्फेयर का पार्ट होता है, उस होलो स्फेयर का ही सेंटर होता है, जिसके थ्रू आप क्या बनाते हैं? ये पूरे स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। तो ये मैं मान लेता हूं कि बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कौन सा पॉइंट हो गया? C पॉइंट हो गया। यहां इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? C हो गया। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपके पास में। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ही है। किसका सेंटर है? उसी होलो स्फेयर का सेंटर है, जिसको कट करके हमने क्या तैयार किया था? स्फेरिकल मिरर तैयार किया था। और हम इस सेंटर को O से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? सेंटर से। देखो कर्वेचर क्यों बोला बच्चों? क्योंकि ये किसकी शेप में है? एक कर्व की शेप में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बच्चों कैपिटल R से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों जिस प्रकार से इस होलो स्फेयर का सेंटर होता था, उसी प्रकार से बच्चों इसका रेडियस भी होता है।
और इसी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी इस होलो स्फीयर का जो रेडियस होता है बच्चों, वही रेडियस इस कट पार्ट का भी माना जाता है। और इस कट पार्ट की रेडियस को हम फिर क्या कहने लग जाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलने लग जाते हैं। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा बच्चों मेनली सेंटर से, देखो ये सारी डिस्टेंसेस आपके पास क्या होगी बच्चों, रेडियस ही होगी। लेकिन मेनली मैंने ये कहा कि हम सारे डिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट स्फेरिकल मिरर में पॉइंट कौन लेते हैं बच्चों, पोल लेते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस सेंटर से लेकर इस पोल का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यानी यहां से इस पोल से लेकर इस सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम स्फेरिकल मिरर में पोल से मेजर करने वाले हैं, इसलिए सेंटर से पोल के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिससे हम क्या बताते हैं बच्चों, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट यानी फोर्थ डेफिनेशन क्लियर है अपने पास। फिफ्थ डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस का। फिफ्थ डेफिनेशन देखते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस को बच्चों हम प्रिंसिपल लाइन से, पी का मतलब यहाँ बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम प्रिंसिपल लाइन भी कहते हैं बच्चों। ये सेंटर से पोल को, जैसे मान लो आप सेंटर से पोल को जोड़ दो बच्चों, आप ऐसे जोड़ दीजिए आप, तो इस सेंटर से पोल को जोड़ने वाली कंप्लीट लाइन यदि आप बनाते हैं तो ये वाली लाइन बन सकती है आपके पास में। यानी सेंटर को इस पोल को मिलाने वाला जो ये एडजॉइनिंग लाइन होता है, ये वाला जो एडजॉइनिंग लाइन है, ये वाला जो एडजॉइनिंग लाइन है बच्चों, इस एडजॉइनिंग लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। तो आप इतना नहीं सोचे या ये नहीं सोचे कि केवल ये सी से पी तक की लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, नहीं, इस पूरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये पूरी लाइन आपके कितने भी बड़ी बने, लेकिन यदि यहाँ इनके इस लाइन पर सेंटर और कर्वेचर एंड पोल पॉइंट आ जाते हैं, जैसे मान लो ये लाइन बना दो आप, और इस लाइन पर आपके पास क्या आगे, सी और पी आगे, तो सी और पी को तो मिला रही है ना भाई, तो सी और पी को मिला रही है, तो इस पूरी लाइन को हम क्या बोलने लग जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलने लग जाएंगे। यानी सेंटर कर्वेचर और पोल की जो एडजॉइनिंग लाइन होती है, इस एडजॉइनिंग लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है इसको। अब बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट डेफिनेशन बता रहे हैं फोकस का। नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं बच्चों फोकस की। फोकस को और फोकल लेंथ को बच्चों दोनों को ही एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, देख सकते हैं आप 6 पॉइंट पे। फोकस को एफ से, फोकल लेंथ को भी एफ से, लेकिन फोकस को बच्चों कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहां देखते हैं बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रे को मैं इस पे इंसिडेंट करवा रहा हूं, मिरर पे इंसिडेंट करवा रहा हूं। यहां देखो एक रे को इस मिरर पे क्या करवा रहा हूं, मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये आर है, तो इस आर को चलो इधर बना देते हैं, ये आर है इधर बना दिया, ये आर को हम इधर बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो रे है, ये रे यहाँ इंसिडेंट करवाई है हमने किसी सोर्स से लेकर, तो आप इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये अपने पास कौन सी रे है बच्चों, ये अपने पास में इंसिडेंट रे, दोनों ही इंसिडेंट रे हैं। लेकिन इस इंसिडेंट रे की कुछ स्पेशल बात है। वो क्या खास बात है कि ये जो बच्चों इंसिडेंट रे है, यहां जो हम इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये इंसिडेंट रे जो है बच्चों, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपके पास है, पैरेलल है आपके पास में। देखो ये प्रिंसिपल लाइन है और इस प्रिंसिपल लाइन के ये पैरेलल इंसिडेंट हम करवा रहे हैं। इस प्रिंसिपल लाइन के हम पैरेलल इस मिरर पर क्या करवा रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। यानी when a ray of light incident parallel to principal axis on spherical mirror, स्फेरिकल मिरर पर जब आप किसी रे को पैरेलल इंसिडेंट करवाएंगे, तो देखो बच्चों हमें ये पता है कि ये मिरर्स क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, और रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये सेम मीडियम में क्या होगी,
अपने पास रिटर्न होगी। तो देखो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन होकर चलेगी मान लो रे, तो इस रे को आप बच्चों कौन सी रे बोलेंगे हम, यहाँ इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। यहां इस तरीके से रिफ्लेक्टेड होकर चलेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब यहां से चली गई, लेकिन आप देखेंगे एक किसी पॉइंट पर अपरेंट होती हुई क्या होगी या इमेजिन होती है, आपको फील होगी, वह अपरेंट अपने पास हो रहा है, यह एग्जैक्टली अपने पास में पास हो रही, यह अपरेंट अपने पास हो रहा है। तो जब भी कोई रे अपने पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से आप इंसिडेंट करवाते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद में इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्लेक्टेड है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है या जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, यहां जिस पॉइंट से अपरेंट अपने पास हो रही है, उस पॉइंट को, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट को, या सी थोड़ा आगे बढ़ा दो भाई, ये सी थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं। यानी फोकस एक प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पॉइंट होता है, और उसको डिफाइन करने के लिए हमने रिफ्लेक्शन का यूज किया है। रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक रे इंसिडेंट करवानी पड़ेगी, और वो फिक्स है कि वो इंसिडेंट रे जो है बच्चों आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव में तो बच्चों वो इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट को, यहां वो अपरेंट होगी आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस के एक सिंगल पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये अपने पास इंटरसेक्ट हो रही है, अपरेंट अपने पास हो रही है, हम उस पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, हम उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो बच्चों फोकस की डेफिनेशन समझ में है अपने पास में। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, अब हम बात करते हैं बच्चों इस फोकल लेंथ की। इस फोकस से इस पोल का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इस फोकस से इस पोल का जो डिस्टेंस होता है, इस फोकस से इस पोल का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, हम उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस से इस फोकस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस जो होता है, इस फोकस पॉइंट से इस पोल का जो डिस्टेंस होता है, हम उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकल लेंथ को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है बच्चों अपने पास इनसे रिलेटेड टर्म्स, स्पेरिकल इमेज से रिलेटेड टर्म्स है। अब बच्चों हम इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं, तो देखते हैं बच्चों हम इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट की या इंसिडेंट रे हम कहां से लें, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, क्योंकि बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड पॉइंट हमें फिक्स पता होते हैं। हमें इसलिए पता होते हैं क्योंकि बाय एक्सपेरिमेंट हम फाइंड कर चुके होते हैं। तो कहने का भी हमें पता होना चाहिए कि इमेज बनता कैसे। एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए आपको कितनी इंसिडेंट रे यूज लेनी पड़ती है, वो इंसिडेंट रे आप कहां से इंसिडेंट करवाएंगे, और उसका रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट से होगा, कौन सी जगह से होगा। आपको ये यदि नहीं पता रहता है तो आगे जो हम पढ़ने वाले होते हैं कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेने पर इमेज यहां बना, फोकस से लेने पर इमेज यहां बना, उसका नेचर ऐसा होता है, तो वो आपको समझ में नहीं आता है। तो इमेज फॉर्मेशन बच्चों सीखना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन तक ही सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन यदि हमें अच्छे से आ जाती है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास जो आप लेंगे उसमें इमेज फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस भी हम डिस्क्राइब करेंगे। वो कंडीशन अपने को फिर बहुत अच्छे समझ में आती है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बच्चों रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं,
और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी हमें रे डायग्राम के थ्रू कई बार नेचर या उसका रे डायग्राम प्रॉपर ऑब्जेक्ट और इमेज का पूछ लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दोनों का यूज करना है, हमें दोनों का इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। स्फेरिकल में कॉनकेव का भी पढ़ना है और कॉन्वेक्स का भी पढ़ना है। तो बच्चों हम पैरेलल चलाते हैं, एक सिंगल साइड में हम क्या ले रहे हैं, यहां कॉनकेव की बात कर लेते हैं, यहां हम कॉनकेव से देख रहे हैं, और एक इस साइड में बच्चों इमेज फॉर्मेशन हम उसी रे का कॉन्वेक्स में भी देखेंगे। यानी हम इमेज फॉर्मेशन बच्चों, क्योंकि चाहे बच्चों स्फेरिकल मिरर की बात करें तो जो रेज हम कॉनकेव में यूज लेंगे इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन में, वही रे बच्चों हम इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन में किस में यूज लेंगे, कॉन्वेक्स में यूज लेंगे। इससे जो इमेज बनेगा और इससे जो इमेज बनेगा उनका नेचर, मैग्निफिकेशन जो होगा बच्चों वो डिफरेंट होगा। तो वो इसलिए डिफरेंट है, इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, इनको अलग अलग देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव से, देखते हैं बच्चों। कॉनकेव में सबसे पहले रे, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले देखो ये आपके पास में क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और इस साइड में बच्चों में कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं, ये कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर है। अब फर्स्ट रे, अभी मैंने फर्स्ट रे तो आपको फोकस की डेफिनेशन में सिखा भी दी है। फर्स्ट रे में क्या बता रहा हूं कि बच्चों देखो ये बना देते हैं, ठीक है। यदि आप कोई रे को पैरेलल इसमें इंसिडेंट करवाते हैं, यानी फर्स्ट रे ले रहा हूं बच्चों, मैं फर्स्ट रे ले रहा हूं, यहां कौन सी ले रहा हूं, फर्स्ट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं, ये फर्स्ट रे बच्चों मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप कौन कौन सी इंसिडेंट रे का यूज कर सकते हैं, करते हैं, और वो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, हमें उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद हमें इमेज फॉर्मेशन सीखना पड़ता है कि अब उन रेज से हम इमेज को कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे वहां पर बनती है। इसलिए हमें इन इंसिडेंट रे को अच्छे से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले यदि बच्चों आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे लेते हैं, तो ये बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज फोकस से क्या होती है, पास होती है। इसमें बच्चों फोकस से पास होती है क्या होगी, इमेजिन होगी, अपरेंट अपने पास होगी, ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है, ये फोकस से पास होती है क्या हो रही है, अपने पास इमेजिन हो रही है। यानी हम दोनों बात करें, अच्छा सर आपने यहाँ डैश डैश क्योंकि बच्चों ये यहाँ तो दिखाई देगी नहीं, पुलिस वाला पार्ट है वो यही से चली जाएगी। लेकिन यदि किसी पॉइंट इस रे को हम पीछे बढ़ाते हैं, मिलाते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट यदि करवाने की कोशिश करेंगे तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, वह फोकस ही कहा जाएगा। यानी हम बात करें इसमें रियल इमेज मिल रहा है, इसमें रियल इमेज नहीं मिल रहा, वो रियल इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, हम आगे डिस्कशन करेंगे इस चीज का। लेकिन सबसे पहले अभी नॉर्मली आप ये सीखे कि देखो कहां से इंसिडेंट हो रहा है, तो वहां रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे पास हो रही है। तो फर्स्ट हम बात करें, कोई भी रही यदि बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये इंसिडेंट रे आई लिख रहा हूं और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये बच्चों इंसिडेंट रे है और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब भी कोई रे बच्चों फर्स्ट रे समझ में आ रही कि जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है, या पास होती है क्या होती है बच्चों, वो इमेजिन होती है, अपरेंट अपने पास होती है। सेकंड रे तो टोटल 4 टाइप की बताने वाला हूं बच्चों। पहले हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बताई, सेकंड बच्चों जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब सेकंड रे की हम बात करें, सेकंड रे की बात करें, देखिए कैसे सेकंड रे बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होता है कि यदि बच्चों अब आप रे को फोकस से इंसिडेंट करो, अभी आप कहां से इंसिडेंट करवा रहे थे बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। अब बच्चों आप रे को फोकस पे इंसिडेंट करवाते हुए इमेजिन करो, या आप इस रे को मतलब इस बार ये इंसिडेंट रे है,
इस बार बच्चों ये इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो अब इंसिडेंट रे आपके पास में। तो यदि अब आप कोई भी रे को बच्चों फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं या फोकस पे अपरेंट आप करवाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि बच्चों यहां जैसे टकराएगी तो वहां रिफ्लेक्शन होगा, सेम मीडियम में रिटर्न होगी। वो रिटर्न किस तरीके से होती है वही हमें सीखना होता है। तो बच्चों जब भी यहाँ फोकस से इंसिडेंट हो रही है, फोकस में इंसिडेंट होती है, इमेजिन हो रही है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद में वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, जस्ट अपोजिट है। इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। यानी यदि ये फोकस से इंसिडेंट, देखो फोकस से जाती हुई इंसिडेंट हो रही है बच्चों, यहां फोकस पर आती हुई इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यानी सेकंड रे के बारे में हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे फोकस पर आएगी तो अब इस बार क्या हो जाएगी, वो इसे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी बच्चों, अपने पास में पैरेलल हो जाएगी। अब फटाफट से बच्चों थर्ड रे के बारे में देखते हैं, ठीक है। अलग अलग बता रहा हूं बच्चों, आप चाहे तो साथ ही साथ इसको बना भी सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर, और इमेज बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों, थर्ड रे की हम बात करें, थर्ड रे क्या है, नंबर थर्ड का है, टोटल 4 टाइप की बताने वाला हूं बच्चों। जैसे बच्चों ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, अब ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। इसी में इस तरीके से एक पॉइंट में ले लेता हूं बच्चों, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट में मान लेता हूं कौन है बच्चों, सी है, और सी हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब बच्चों मैं लाइट को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवा रहा हूं। ये लाइट जो है, ये इंसिडेंट जो लाइट है बच्चों, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ये लाइट जो है बच्चों, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई क्या हो रही है, इमेजिन हो रही है, या इमेजिन होगी बच्चों आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये बच्चों इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे क्या ले रहा हूं बच्चों, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहा हूं, या पास करवाती हुई इमेजिन हो रही है। तो अब देखो यहां टकरा चुकी है, तो बच्चों वापस से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और बच्चों जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में भी उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट होती है। यानी यदि इंसिडेंट का पाथ ये है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी बच्चों वो उसी पाथ से जाती है। यानी यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होती है बच्चों, वो उसी पाथ से जाती हुई इमेजिन होती है, उसी पाथ से वो अपने पास रिफ्लेक्शन करती है। यानी थर्ड हमने क्या बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई रे इंसिडेंट होगी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। देखो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, अपने पास पास हो रही है। यानी यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई इंसिडेंट होती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पास होती हुई इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में उसी पाथ को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसी पाथ से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो बच्चों तीन समझ में आई। फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी। दूसरा फोकस से लेंगे, पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। अब देखो बच्चों फोर्थ रे की बात करते हैं, रे नंबर फोर्थ। रे नंबर फोर्थ की बात करते हैं, तो देखो बच्चों ये पोल है, अपने पास में, ठीक है। अब यदि मैं रे को पोल पे इंसिडेंट कराऊं बच्चों, इस रे को मैं पोल पे इंसिडेंट कराऊं, पोल वाले मिड पॉइंट पे इंसिडेंट करवाता हूं, तो बच्चों मैं मान लेता हूं ये प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, जब इंसिडेंट हो रहा है तो थीटा एंगल बना रही है। यानी ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों यार नॉर्मल का वर्क करता है इस कंडीशन में। मिड पॉइंट से यदि आप इंसिडेंट करवा देंगे तो ये नॉर्मल का वर्क करेगा। हाँ कोई थोड़ी सी बच्चों लाइट में प्रॉब्लम थी। तो देखो बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि फोर्थ की बात करें, तो देखो बच्चों यदि अब रे कहाँ इंसिडेंट करवा रहे, पोल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं। जब भी कोई रे आप पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं, तो बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस वहां नॉर्मल की जिससे बिहेव करता है। तो ये इंसिडेंट रे देखो दोनों के पोल पे इंसिडेंट करवा रहे। तो बच्चों कोई भी रे यदि पोल पे इंसिडेंट होती है,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा देखो सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में बच्चों इस नॉर्मल से सेम एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ये थीटा है, ये थीटा है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है। यानी जब भी कोई भी रे बच्चों नॉर्मल पे इंसिडेंट, जब भी कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस वहां पर किसके जैसे बिहेव करता है बच्चों, अपने पास है नॉर्मल की जैसे बिहेव करता है। और हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि रिफ्लेक्शन के बाद में इंसिडेंट रे जितना नॉर्मल से एंगल बना के रख रखी थी थीटा, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होती है। यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होती है, अपने पास में पास हो जाती है। यानी जब भी कोई रे बच्चों, जब भी कोई रे यहां पर अपने पास में कहां पर पोल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी नॉर्मल से सेम एंगल बनाती क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि सर अब हमें बताइए कि हमने चारों टाइप के इंसिडेंट रे को पढ़ लिया है और ये चारों टाइप से हमने रिफ्लेक्शन सीख लिया, तो इमेज बच्चों कैसे बनती है अब देखते हैं हम। तो देखो बच्चों इमेज कैसे बनती है देखते हैं। देखो बच्चों इमेज बनाने के लिए ही हमने 4 टाइप की रेज आपको सिखाई है, टोटल 4 टाइप की रेज सिखाई है, लेकिन आपको 4 टाइप की रेज का यूज एक इमेज बनाने के लिए नहीं करना। हम बच्चों जब भी इमेज बनाएंगे तो हम एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएंगे हमेशा। और जैसे मान लो ये कॉनकेव में इमेज बनानी है आपको, ये कॉनकेव है बच्चों, ठीक है, वापस बना देता हूं, ये कॉन्वेक्स है। आपको इन दोनों में क्या बनानी है बच्चों, इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनेगी, अच्छा इनका नेचर कैसे होगा, नेचर वाली बातें हम बाद में बताएंगे, अभी इमेज केवल ओनली इमेज कैसे बनती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमने टोटल 4 टाइप की रेज पढ़ी है, 4 टाइप की इंसिडेंट रेज पढ़ी है। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। सेकंड फोकस से इंसिडेंट कराएगा तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेम पाथ को चली जाएगी। फोर्थ अभी लास्ट में पढ़ी हमने पोल पर आएगी तो पोल नॉर्मल से सेम एंगल, यानी नॉर्मल कौन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाती रिफ्लेक्ट होती है। अब यदि हम बात करें कि सर इमेज कैसे बनेगी, तो वो जो इमेज बनाने के लिए इन 4 में से मिनिमम 2 रेज आपको एक साथ इंसिडेंट करवानी पड़ती है, 2 भी 3 भी, 2 से काम हो जाता है। वैसे इमेज बनाने के लिए इन 4 टाइप की रेज में से 4 टाइप की जो इंसिडेंट रेज हमने आपको बताई है, इन 4 टाइप की इंसिडेंट रेज में से आप मिनिमम 2 रेज को एक साथ इंसिडेंट करवाएंगे। और वो रेज जब रिफ्लेक्शन करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट को बच्चों इंटरसेक्ट करेगी या वहां अपरेंट होगी आपके पास में, यानी इंटरसेक्ट करती इमेजिन होगी, वहां क्या बनता है बच्चों, इमेज बनता है। वापस से सुन लो क्या बोल रहा हूं, इन 4 रेज में से बच्चों हम 2 रेज, मिनिमम 2 रेज का एक साथ एक पॉइंट से इंसिडेंट हम इन मिरर्स पर करवाते हैं। ये मिरर इनका रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद में बच्चों वो रेज जिन पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी या जिस पॉइंट पर अपरेंट आपके पास होगी, इमेजिन होगी, वहां पर उसकी क्या बनती, इमेज बनती। जैसे कैसे इसमें बताते हैं, जैसे मान लो बच्चों एक रेज में ले लेता हूं, यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और हमें पता है कि बच्चों ये इंसिडेंट है, फर्स्ट इंसिडेंट है, I1 कर देता हूं, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, तो R1 लिख देता हूं मैं। क्या लिख दिया बच्चों हमने, R1 लिख दिया। फर्स्ट इंसिडेंट रे और फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन इसका हो गया है। ऐसे ही ये इंसिडेंट रे I1 कर देता हूं और ये फोकस से पास होती है, इमेजिन होती है, तो ये हम क्या ले लेते हैं बच्चों, ये फोकस आ गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी आपके पास में। R1 का मतलब I1 का रिफ्लेक्शन रे है, ये R1 हो गया। लेकिन इमेज नहीं बनेगी, एक रे से इमेज नहीं बनेगी, आपको दूसरी रे भी इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। दूसरी रे कौन सी लेता हूं, देखिए आप, जैसे कोई सी ले लो भाई, जैसे मैं मान लो बच्चों ये चलो पोल वाली ले लेता हूं, सेकेंड रे। अब देखो बच्चों ली कहां से हमने, एक ही पॉइंट से लिए। एक पॉइंट से क्यों लिए बच्चों, क्योंकि आप एक ही पॉइंट का, एक ही ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना रहे, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट से रेज आएगी आपके पास में।
आप यहां से नहीं, यहां से ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ही पॉइंट से रेज आ रही है, एक ही ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो रेज भी एक ही ऑब्जेक्ट से आएगी। तो देखिए यहाँ दूसरी रेज कौन सी ले लेता हूँ बच्चों, ये दूसरी रेज इसमें ले लेता हूँ, अलग अलग बता रहा हूं मैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले लेता हूँ। कौन सी ले लेता हूँ बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले रहा था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है आपके पास में, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है आपके पास में, क्योंकि यही से वो रिटर्न हो जाएगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है, इंसिडेंट हो रही है। तो देखिए अब ये आपको पता है कि ये थीटा एंगल बन रहा है सपोज, क्योंकि पोल पर आ रहा है। अब मैं अलग अलग बता रहा हूँ दोनों में अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि देखो आप किसी भी आप ऑब्जेक्ट की इमेज लीजिए और आप उसको इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन करवा दीजिए, इमेज तैयार हो जाएगी। यहाँ ये रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन हो गई तो बच्चों ये दूसरी इंसिडेंट रहे और ये इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो देखो बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये अरे ये कट करी, ये नहीं देखे, ये तो बच्चों इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड, ये आप ही देखें कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पहले रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी। यहां देखो ये बच्चों रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि जब भी सेंटर कर्वेचर से आएगी बच्चों उसी पास को वो लौटेगी, तो वो दोनों देखे, यदि वो इसी पास देखो यह सेंटर कर्वेचर से आई और सेंटर कर्वेचर से आई वापस उसी पाथ को चली गई, ये आपके पास पैरेलल है उसी पास से चला गया, लेकिन दोनों रेज को जब आप पीछे मिलाएंगे तो इस पॉइंट पर मिलती हुई इमेजिन होगी, और इस पॉइंट पर मिलती, क्योंकि ये भी बच्चों रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड दोनों है, क्योंकि सेंटर कर्वेचर का इंसिडेंट पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ सेम होता है, तो ये यहां पर अपरेंट हो रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड है, तो बच्चों यहां इमेज बनेगी, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहां क्या बनेगी बच्चों, इसकी इमेज बनेगी, यानी ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इसका इमेज होगा, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, जहां से दोनों इंसिडेंट रे आएगी, जहां से दोनों इंसिडेंट रे आएगी बच्चों उसका ऑब्जेक्ट होगा, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी या मिलती बच्चों इमेजिन होगी, वहां उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यहां इसका क्या बन गया, इमेज बन गया, और इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमें अब पता चल रहा है कि इमेज हम कैसे बना सकते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों मैं तीसरी रे, दो रे तो कम से कम ले ली, तीसरी रे जैसे मान लो बच्चों फोकस वाली ले लूं, ये फोकस वाली ले ली, ये देखो फोकस से लेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल होगी तो बच्चों ये भी कहा इसकी रिफ्लेक्टेड रे भी, यानी इस थर्ड वाले की रिफ्लेक्टेड रे भी बच्चों कहां मिलेगी, इसी पॉइंट पर मिलेगी, तो इमेज होगी। यानी इमेज बनाने के लिए बच्चों हम इन चार रेज में से दो रेज का इंसिडेंट करवाते हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करेगी या कट करती है यानी अपरेंट होगी, इमेजिन होगी, वो इमेज बनेगा। तो ये अपने पास इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन आएगा तभी बच्चों हम कॉनकेव की कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस और करेंगे, और उसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहां से ले तो इमेज कहां बनता है, उसका नेचर कैसे होता है, वो साइज में कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या साइज में वो रहते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा रहता है, तो ये इमेज फॉर्मेशन से ही हम सीखेंगे। अब बच्चों मैं बता देता हूं कि यदि आप इमेज को लिखे तो इमेज को बच्चों यहां V से लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट को बच्चों यहां कैसे लिखा जाएगा, U से लिखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की साइज को हम U से लिखेंगे, इमेज की साइज को हम किससे लिखेंगे बच्चों, V। साइज में बच्चों दो तीन बात हो सकती है, लेंथ हाइट सब कुछ होगा, लेंथ और हाइट को हम अकॉर्डिंग टू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लिखेंगे। जैसे मान लो बच्चों ये तो देखो ऑब्जेक्ट की साइज है, तो ऑब्जेक्ट की साइज का मतलब डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से मेजर की जाएगी, U से लिखेंगे। ये इमेज है, इमेज को V से लिखेंगे। मान ली ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को जैसे h1 से लिख दिया, ये बच्चों इमेज की हाइट है तो इसको हमने h2 से लिख दिया। जैसे यहाँ भी देख सकते हो ये कौन है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, U से लिख दिया। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस है छोटी सी है, V से लिख दिया। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है h1 से लिख दिया, ये इमेज की हाइट है किससे लिख दिया, h2 से लिख दिया। अब ये पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा,
ये हम कार्टेशियन साइन से, मतलब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे बच्चों कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, इमेज की डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को, रेडियस को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, किसमें मैक्सिमम पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज आपको इमेज फॉर्मेशन खुद से प्रैक्टिस करते हुए सीख लेना है बच्चों। मैं 100% कह रहा हूं, आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। तो बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी आपका कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए आप कमेंट करें, क्लासेस को कंटिन्यू देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब आप करें, शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।